Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. So LLP हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। कुछ लास्ट के न्यू सेक्शंस कह लीजिए या जो फाउंडेशन लेवल पे या बीकॉम लेवल पे आपने कभी नहीं रीड आउट किए होंगे, कुछ एक दो सेक्शंस हमारे यहाँ पे क्या है पेंडिंग। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा जो काम है, पहले उन सेक्शंस को क्या करना, कंप्लीट करना एंड साथ के साथ जो भी डिफरेंसेस या जो भी कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल क्लियर एक्सरसाइज पार्ट में गिवन है, आपके पास मॉड्यूल्स हैं तो साथ के साथ उसको भी क्या करेंगे, वाइंड अप करें। क्लियर। चलिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड एक बार क्लियर करिए कि सेक्शन 39 जो हमारा गोइंग ऑन था, सेक्शन 39 इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। आई थिंक सो। जो हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था कि यहाँ पे पावर किसके पास है सर, आरडी, एंड या कोई ऐसा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ आरडी, क्लियर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से क्या होगा, ऑथराइज्ड होगा। सर दैट पर्सन आपके ऑफेंसेस की क्या कर सकता है, कंपाउंडिंग कर सकता है। बट एक पॉइंट, कंपाउंडिंग किसकी, जो पनिशेबल विद क्या होंगे, फाइन। क्लियर। तो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा दोबारा, कि जितने तुम लोगों के नए सेक्शंस हैं, देखो एक होते हैं नॉर्मल पिच पे बड़े सिंपल से सेक्शन, उनको तो क्या ही ट्रांसलेट करना, वो तो दोबारा पढ़ने में भी उतना टाइम नहीं लेंगे। बट लाइक दिस वन, आई थिंक सो, पता नहीं कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा भी या नहीं पूछेगा, बट तेरे लिए 2 या 3 पेज पढ़ने वाले बन गए। बट अगर उसका एक क्रक साइड पे निकाल के लिख दिया जाए तो आई थिंक सो नेक्स्ट वन आपके ये 5 से 10 मिनट ही लेगा मैक्सिमम, तो इनको शॉर्ट वे में अपना क्या है लेकर आए। क्लियर। देन सेकेंड पॉइंट में द मेन चीज हमने क्या कही थी सर, देखो सिंपल सी बात, हमने आपको ये चीज कही कि पर्टिकुलरली एक बार अगर हमने आपकी कंपाउंडिंग कर दी, चलो ठीक है माफ कर दिया, वट एवर, कि जो भी फाइन वगैरह था मिनिमम तो लेंगे ही लेंगे। अप टू वैल्यू आप लिखते हैं ना कि अप टू फाइन कितना होगा, 25,000, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। बट इन बिटवीन कोई भी रीजनेबल फाइन डिसाइड करना किसके पास पावर है सर, आरडी के पास पावर है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, आरओसी तो आपके ऊपर क्या कर देगा, एप्लीकेबल कर देगा। तो तुम ये एप्लीकेशन किस बात की, कंपाउंडिंग करवाने की, ये एप्लीकेशन किसको दोगे, आरओसी को। आरओसी उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किसको करेगा, आरडी को, कि देखो जी एक एप्लीकेशन आई है, वो कुछ फाइन वगैरह कम करवाने की बात कर रहे हैं। तो अगर तो फर्स्ट टाइम है, चलो फर्स्ट टाइम इन्होंने भी क्या कर दी, आरडी ने कंपाउंडिंग कर दी, वो आपके एप्लीकेशन से क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, उसने आपके फाइन को क्या कर दिया, कम कर दिया, बट मिनिमम से कम नहीं कर पाएगा, मिनिमम तो आपसे लिया जाएगा। डन। देन आफ्टर दैट अगर विद इन 3 ईयर, जब से आपकी कंपाउंडिंग हुई, विद इन 3 ईयर अगर आप दोबारा आए, क्लियर, देन कंपाउंडिंग आपको अवेलेबल नहीं होगी। फिर उस टाइम पे जो भी फाइन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो सब्सीक्वेंट या सेकंड टाइम काउंट किया जाएगा। हाँ बट अगर 3 साल हो चुके उस कंपाउंडिंग को, देन 3 साल के बाद वाला जो भी ऑफेंस करोगे ना सेम सेक्शन में भी, तो वो फर्स्ट ही माना जाएगा, वो सब्सीक्वेंट या सेकंड नहीं माना जाएगा। क्लियर। प्लस नंबर थर्ड पॉइंट में आपके पास क्या था सर, ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर की एप्लीकेशन हम किसको देंगे, आरओसी को, आरओसी फॉरवर्ड किसको करेगा, टू द नेक्स्ट आगे आरडी को, या नॉट बिलो ऐसा ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ क्या होगा, आरडी, ऑथराइज्ड बाय किसके द्वारा। एक तो यही लाइन बार बार हर केस में चल रही है। चलिए नंबर 4 पॉइंट बताओ जी, नंबर 4 पॉइंट में क्या था सर, जैसे ही अब ये पॉइंट आया कि अगर आरडी आपकी एप्लीकेशन से क्या हो गया, सेटिस्फाइड, देन वो कंपाउंडिंग से, जिस दिन भी उसने अपना ऑर्डर पास करा कंपाउंडिंग का, कंपाउंडिंग से कितने दिन में सर, 7 डेज के अंदर अंदर ये किसको इंटीमेट करेगा, टू द आरओसी, कि चल कोई भी है इनका फाइन वगैरह क्या कर दे, माफ कर दे, मैंने कह दिया। एंड प्लस सर अगर उस ऑफेंस में जिसको कंपाउंड किया गया, या तो प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट ही नहीं हुई होगी, उससे पहले कंपाउंडिंग होगी, फिर तो सर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन नहीं की जाएगी। या फिर मेन पॉइंट इज सर, कंपाउंडिंग बाद में हुई एंड प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट क्या हो चुकी थी, इंस्टीट्यूट हो चुकी थी, मतलब तेरे तेरे पे केस दायर हो चुका था। तो इन दैट केस वर्ड क्या कहा गया, सच कंपाउंडिंग शैल बी ब्रॉट बाय किसके द्वारा, इन स्पेशली क्या लिखा हुआ है, राइटिंग टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट, लाया जाएगा
in which the prosecution is क्या है pending, and on such notice of compounding of the offense being given, the offender कौन हुआ, जिसने भी ये offense किया था, the offender in relation to which offense is so compounded shall be क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज बाई इज्जत, बरी कर दिया जाएगा कि ठीक है अब आपके अगेंस्ट कंपाउंडिंग हो तो चुकी है। क्लियर, दोनों में देख, अगर केस नहीं हुआ था तो होगा ही नहीं, अगर हो चुका था, बस पॉइंट इज रजिस्ट्रार इन राइटिंग में लिख के दे दे कोर्ट को कि सर इनकी कंपाउंडिंग हो चुकी है, हमारा मामला सुलट चुका है, तो इसके ऊपर जो केस है ऑफेंडर को क्या कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए। क्लियर, नेक्स्ट इज सर RD or the any other officer while dealing with the proposal of this by an order direct any partner, designated partner या other employee to file or register। सेवंथ पॉइंट में क्या था कि आपको एक कुछ पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस करते हुए रिक्वायर्ड टू बी सच रिटर्न, कोई अकाउंट या कोई अदर डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए भी ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। क्लियर, एंड द लास्ट वन इज जिसमें कुछ बात की गई थी एनहांस्ड पनिशमेंट की, कि अगर लेट इट बी आपने इनके कहने पे जो सेवंथ सबसेक्शन 7 के अंदर वो रिटर्न या डॉक्यूमेंट या कोई अकाउंट मांगा गया था, अगर तुमने फाइल नहीं किया, देन जो रिस्पेक्टिव सेक्शन में पेनल्टीज लिखी हुई हैं, रिस्पेक्टिव सेक्शन में पनिशमेंट लिखी हुई हैं, उन पनिशमेंट का डबल, क्लियर, 2x आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल। चलिए, यहां से हमारा नेक्स्ट ऑन टॉपिक आज का स्टार्ट होता है, दैट इज असाइनमेंट एंड वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स। अब देखो सिंपल सी बात है, एज अ पार्टनर मेरे कुछ यहाँ पे क्या बनते हैं, राइट्स बनते हैं। क्या मैं अपना बेनिफिट नेक्स्ट आगे किसी को असाइन या नेक्स्ट आगे किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं? यस, बेनिफिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड, बेनिफिट्स कैन बी असाइंड, बट बर्डन्स कभी भी असाइन नहीं होते। हमेशा बेनिफिट्स आप जिसको देना चाहो उसको दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अपना बर्डन किसी पे असाइन नहीं कर सकता। पढ़िए, सबसे पहले सर क्या पार्टनर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन द सेंस उसका राइट, उसका शेयर इन द फर्म, इन द LLP, क्या वो ट्रांसफरेबल होता है? यस सर, अपने आप में मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर, पढ़िए, द राइट्स ऑफ अ पार्टनर, हाँ जी, to share of profits and losses of the limited liability partnership and to receive distributions in according with the LLP agreement are transferable either वर्ड क्या लिखा हुआ है, होली और इन द पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर 1% भी, मतलब मेरे लिए तो ये मूवेबल एसेट है। ये काइंड ऑफ अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये इंटरेस्ट मेरा क्या है, एसेट, और एसेट कैन बी ट्रांसफर्ड, हाँ मे बी होली और मे बी पार्टली। जरूरी थोड़ा कि मैं अपना कंप्लीट इंटरेस्ट, मान लीजिए जो भी मेरा इस फर्म में से रिसीवेबल है, आधा मुझे दिया जाए, आधा साहिल सर को दिया जाए, डन सर, दैट इज इंटरेस्ट आपका क्या है, ट्रांसफरेबल है। पहली बात ये लिखा होना जरूरी था, अगर मान लो पावर इस चीज की ना होती, ये ट्रांसफरेबल ही ना होता, फिर आगे कॉन्सेप्ट ही ना होता। अब सुन, बात आई कि आपने कहा जी ट्रांसफरेबल है, तो जो भी मतलब आप कौन हुए, ट्रांसफरर, वो पर्सन कौन हुआ, ट्रांसफरी। अब बात आएगी उस पर्सन की, क्या वो पर्सन हमारी फर्म में, हमारी LLP में कोई दखल अंदाजी कर सकता है क्या किसी तरह की, क्योंकि उसके हिस्से में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, क्या वो हमसे कुछ सवाल जवाब, क्या हमसे वो हिसाब किताब, क्या कुछ किसी तरह की इंटरफेरेंस एंड ऑल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन, क्या उस पर्सन के पास कोई राइट्स होंगे? वन बाय वन, द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट, हाँ जी, by any partner pursuant to subsection 1 does not by itself cause the disassociation of the partner or क्या लिखा हुआ है, dissolution and the winding up of the LLP। सर इस बात को मत ऐसा गलत समझिएगा कि शायद उस पर्सन ने अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर दिया तो दैट मीन्स वो तो फर्म से अलग होने की बात कर रहा है, वो तो LLP से अलग होने की बात कर रहा है। मैं कहा सर ऐसा कोई इटसेल्फ डिसएसोसिएशन का कोई अपने आप में कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई LLP का वाउंडिंग अप का कॉन्सेप्ट नहीं है। यार मेरी एसेट, मैं कह रहा हूं जी मुझे मेरा प्रॉफिट ना दिया जाए, साहिल सर को दिया जाए, दे दो, तुम्हें उसमें क्या दिक्कत? आप, मैं अपना हिस्सा बोल रहा हूं, किसी का तो नहीं बोल रहा। मैंने अपना राइट क्या किया, ट्रांसफर किया, तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें मिल रहा है, तो सर ठीक है ना, मैं अपना राइट किसी को दे रहा हूं, मैं पूरी LLP का तो नहीं प्रॉफिट दे रहा, तो इसमें आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बातें करने लगे इससे अच्छा तो क्या LLP बंदी कर दो, डिसोसिएट कर दो, अब तो तू अलग होने की बात कर रहा है।
मैं क्या सर, मैं तो अपना बेनिफिट किसी को दे रहा हूं, बर्डन तो नहीं दे रहा, लाइबिलिटी तो मेरे पे ही है। आगे, द ट्रांसफर ऑफ राइट, यस, Pursuant to this section does not by itself entitle the transferee. एंटाइटल द वर्ड क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफरी या असाइनी, मतलब जिसको ये राइट दिया गया, लिख, जिसको ये राइट दिया गया। सर किस बात का, किस बात का, टू पार्टिसिपेट इन दी, क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट। कोई दखल अंदाजी यहाँ पे हमारे करने की जरूरत नहीं है, तेरे को जो मिल रहा है बैठे बिठाए खा। समझे ना पॉइंट? हमारा पार्टनर वो था, तुम नहीं। तुम सिर्फ उसका बैठे बिठाए क्या खा रहे हो, हिस्सा। क्यों? उसने अपना राइट तुझे क्या कर दिया, ट्रांसफर, बट तुम अभी पार्टनर नहीं बने। समझे ना वर्ड? आप जस्ट हमारे लिए क्या हो, एक बेनिफिशियरी। कौन हो? बेनिफिशियरी, नॉट पार्टनर। जिस दिन पार्टनर बनेगा ना, बराबर यहां पे आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर भाई साहब आज की डेट में आप पार्टनर नहीं हो, सिर्फ क्या हो, एक बेनिफिशियरी। Clear? So does not participate in the management or the conduct of the activities of the LLP, और क्या लिखा हुआ है, assess information concerning the transactions of the LLP। देख, अगर तुझे बेनिफिट दिया गया वही तेरे हाथ काट दिए गए। किस बात के? किसी तरह की मैनेजमेंट, किसी तरह का कोई कंडक्ट, किसी तरह की एलएलपी की ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का हक कोई नहीं। तू बैठा बैठा खा जो मिलेगा। समझे ना? हाँ, बट अगर अगर तुम बनते पार्टनर, फिर तो बात ही खत्म थी, फिर तो सारा कॉन्सेप्ट ही तेरे पे अप्लाई होता। फिर तो आप मैनेजमेंट भी कर पाते, कंडक्ट भी कर पाते, और हर बात की इंफॉर्मेशन लेने का हक भी रखते। तो समझो, समझो इस चीज को कि मैंने तुझे पार्टनर नहीं बनाया, मैंने सिर्फ तुझे क्या बनाया है, बेनिफिशियरी। इसके नीचे लिख लाइन इसको, ये काम आएगी। क्योंकि इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से वो पर्सन, इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से वो पर्सन सिर्फ बेनिफिशियरी बना है, पार्टनर नहीं। इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से वो पर्सन सिर्फ बेनिफिशियरी बना है, पार्टनर नहीं। चलिए अब आ जाओ पॉइंट सर। मतलब अगर तुझे पॉइंट वाइज कहा जाए तो 3 पॉइंट्स पढ़े। पहला, क्या राइट टू ट्रांसफर आपके पास है? यस, बिकॉज द इंटरेस्ट इज क्या है, ट्रांसफरेबल। क्लियर? एंड ट्रांसफरेबल इन होली और इन पार्टी। एंड सर अगर ये इंटरेस्ट आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी एलएलपी से अलग हो रहे, या एलएलपी डिसॉल्व हो रही है, या एलएलपी वाउंड अप की जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपने आप, अनटिल एंड अनलेस कोई आपस में एग्रीमेंट हो जाए तो अलग बात है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से फर्म या एलएलपी बंद हो जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। प्लस जो भी तुम्हारा जो भी तुम्हारा नया पर्सन वो आएगा, वो सिर्फ ट्रांसफरी की हैसियत से आए, पार्टनर की हैसियत से नहीं। उसका कोई मैनेजमेंट में, कोई कंडक्ट में, कोई इंफॉर्मेशन असेस करने में कोई राइट उसके पास अवेलेबल नहीं हो। वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक बेनिफिशियरी है, ना कि कोई पार्टनर। क्लियर? चलिए सर, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी शेड्यूल वाइज आप पढ़ चुके थे। हमारे इस पूरे एक्ट में कितने शेड्यूल हैं? 4। 4 में से शेड्यूल 1 तो कौन सा था, राइट्स एंड ड्यूटीज, जो म्यूचुअली, पहले आप डिसाइड करो। नहीं करोगे तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताएगा ही बताएगा। क्लियर? देन फर्म को एलएलपी में लेके जाने के लिए सेकंड शेड्यूल। सर प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में लेके जाने के लिए थर्ड शेड्यूल, एंड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में फोर्थ शेड्यूल। पढ़िए मेन चीज, ये तो सेक्शन नॉर्मल थे, क्योंकि हमें स्केड्यूल के अंदर नहीं जाना कि क्या कंडीशंस हैं, क्या करिकुलम एंड ऑल है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन इज ये बताओ कि अगर आप कन्वर्जन करवा लेते हो कहीं से भी कहीं, मान लो फर्म से एलएलपी, प्राइवेट कंपनी से एलएलपी, या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी। क्लियर? तो कहते सर इसका इफेक्ट क्या होगा? मैं कहता सर इफेक्ट तो कुछ नहीं, बस ठीक है, पहले आप एक अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, आज आप किस में कन्वर्ट हो गए, एलएलपी। पुराने फीचर्स बंद हो जाएंगे, नए फीचर्स एक्टिव। बट अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी कोई वर्किंग में, तुम्हारी कोई एसेट लाइबिलिटीज में, तुम्हारे कोई डेट ड्यूज में, तुम्हारे कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशंस में कोई फर्क आएगा, आई थिंक सो वो तो कोई फर्क नहीं आएगा।
वो तो एज इट इज पुराने स्टेटस से कन्वर्ट किसमें हो जाओगे? नहीं, बहुत लोगों को ये लगता है कि कन्वर्जन करना मतलब नया जन्म होना, पुराना भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है। वो पुराने पाप भी तेरे आगे जाएंगे, चिंता ना कर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अल्टीमेटली नेक्स्ट आगे ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पहले कंपनी के नाम पे चल रहे थे फिर एलएलपी के नाम पे नहीं चलेंगे, नए बनेंगे। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एज इट इज आपकी पोजीशन क्या होगी? कंटिन्यू। जितनी टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, जो कुछ भी एसेट्स आपके पास पड़ी होंगी वो सेम शिफ्ट कहां कर जाएंगी? न्यू एलएलपी के अंदर। पढ़िए। यस द रजिस्ट्रार, हाँ जी। On satisfying that a firm, private company, or an unlisted public company, as the case may be, has complied with the respective schedules, provisions of this act, and the rules made thereunder, registered a document submitted under such मुझे schedule. मेरे स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंग वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करवा दो? पूरे करवा दो। अगर मैं सेटिस्फाइड हुआ तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट क्या कर दूंगा? रजिस्ट्रेशन का इशू कर दूंगा। सर, इन सच फॉर्म एज द रजिस्ट्रार में डिटरमिन स्टेटिंग दैट कि एलएलपी इज ऑन एंड फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, इस दिन से वो क्या मानी जाएगी? रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। वो तो नेचुरली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन जो दिया जाएगा उसमें डेट ही तो क्या होती है? मेन होती है। किस दिन से ये एलएलपी के स्टेटस में गई, इनकॉर्पोरेट हुई, ये डेट तो वैसी अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे सर, द एलएलपी शेल, अब ड्यूटी किस पे आती है? अब आरओसी ने मुझे रजिस्टर्ड कर दिया। अब ये बात मुझे पुराने वालों को भी तो बतानी पड़ेगी कि मैं सर अब कन्वर्ट हो चुका किसमें? एलएलपी में। और मन करे मेरा पुराना रिकॉर्ड किसमें बोली जा रहा है? आरओएफएस, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज, उनके पास। क्लियर? पढ़िए। द एलएलपी शेल, यस प्लीज। Within 15 days of the date of registration, inform the concerned registrar. कंसर्न्ड रजिस्ट्रार, व्हाट डू यू मीन बाय कंसर्न्ड रजिस्ट्रार? जो तुम पहले थे, इसको लिख ले। जो तुम पहले थे उसको बताना भी तो पड़ेगा कि जी हमारा एलएलपी का स्ट्रक्चर बन चुका, तो आप अपने रिकॉर्ड में से मेरा नाम क्या कर दीजिए? डिलीट कर दीजिए। क्लियर? मे बी वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स हो सकता है, मे बी वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो डिपेंड करेगा ना कि अगर सिंपल फर्म थी तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, अगर कोई कंपनी थी तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्लियर? यस, एज द केस में बी। हाँ जी। With which it was registered under the provision of the Indian Partnership Act 1932 or the Companies Act 1956, now Companies Act 2013, as the case may be, about the conversion and of the particulars of the LLP in such form and manner as may be prescribed. बस सिंपल, विद इन 15 डेज पुराने रजिस्ट्रार को इंटीमेट करिए रिगार्डिंग न्यू फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। सिंपल। क्लियर? चलिए। यस, अपॉन सच कन्वर्जन, ये रहा जी पॉइंट, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एज द केस में बी, द एलएलपी टू विच सच फर्म और सच कंपनी हैज कन्वर्टेड, जहां भी हुई है, द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी शैल बी बाउंड बाय, क्या होंगे? रिस्पेक्टिव स्केड्यूल्स एज द केस में बी, जो कि एप्लीकेबल टू क्या है? देम। अब नेचुरली उनके स्टेटस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे ना। अब कंपनी में तो वर्ड चलता है मेंबर, यहाँ पे वर्ड चलता है हमारे पार्टनर्स। ठीक है, आपका स्टेटस पार्टनर बन जाएगा। तो जो हमारे स्केड्यूल्स में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई हैं बिटवीन द पार्टनर्स विद द एलएलपी, क्लियर, जो भी इनका सिस्टम है वो सारा इनके ऊपर क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। क्लियर? यस, अपॉन सच कन्वर्जन, हाँ जी। On and from the date of certification of certificate of registration, the effects of the conversion shall be such as specified in the respective schedules as the case may be. बिल्कुल। नेक्स्ट इज सर, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? पढ़िए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, बाकी लॉ में जो मर्जी लिखा हो, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, जो कि स्पेसिफाइड कहां पे होगी? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, इशूड अंडर दी रिस्पेक्टिव शेड्यूल। मन करे सेकंड में दिया, थर्ड में दिया, फोर्थ में दिया, कौन से शेड्यूल में दिया, क्योंकि कहां से कहां आए हो वो डिपेंड करेगा ना। एज द केस मे बी, नंबर 1 पहला ये रहा इंपॉर्टेंट, देयर शैल बी, यस प्लीज, पहली बात, देयर शैल बी क्या? एलएलपी बाय द नेम, बाय द नेम, जो कि स्पेसिफाइड कहां पे होगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप उस नाम से जाने जाएंगे। नंबर 2, जितनी भी टेंजिबल, टेंजिबल में कौन आती है सर? आपकी मूवेबल या इमूवेबल, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वेस्ट करती थी किसमें? फर्म में,
कंपनी में एज द केस में बी, वो सारी ऑल एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द firm or the company as the case may be and whole of the undertaking of the firm or the company as the case may be, जो कुछ भी है shall be transferred to and shall vest in the name of, क्या लिखा हुआ है, LLP without further assurance, एक्ट और डीड। कोई आपके आपस में अलग हो गया हो एग्रीमेंट तो अलग बात है, नहीं तो हमारे अकॉर्डिंग जो तुम्हारा पहले था वही सेम डिटो कॉपी पेस्ट आपका इसमें चला जाएगा। नहीं, आप ये लगा लो, पहले नाम के साथ वर्ड लिखते थे लिमिटेड, अब वर्ड क्या लिखोगे, एलएल। बाकी सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? या अगर फर्म थे तो फर्म से कहां चले जाओगे, एलएलपी में, बट सारा कुछ मेन वर्ड याद रखना, ये सारी एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, इवन कॉन्ट्रैक्ट्स तक भी सबके सब एग्जिस्टिंग फोर्स में रहेंगे, कोई बंद नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, पुराने नाम की जगह नए नाम पे बन जाएगा, बट सबके सब क्या रहेंगे, वर्किंग रहेंगे। आगे, द फर्म और द कंपनी, यस प्लीज, as the case may be, shall be deemed to be dissolved and removed from the record of the registrar नहीं of तो अब इसका हमने करना क्या, पुराने वाले को खत्म करो, नए वाली एलएलपी तो हमारी बन ही चुकी है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज फॉरेन एलएलपी। कॉन्सेप्ट हमारा वैसे भी ऑलरेडी पहले हो चुका। क्लियर? फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या है, जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है बट हैविंग अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया। यस, द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी, may rule for provision in relation to establishment of place of business by foreign LLP within India and carrying on their business therein by applying or incorporating with such मॉडिफिकेशन में भी हो सकता है हम आपके लिए कुछ थोड़ी कोई प्रोविजन प्लस माइनस कर दें, कोई मॉडिफाई कर दें, अलग बात। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है। क्लियर? एज अपीयर, जो भी उनको क्या लगेगा, अप्रोप्रिएट लगेगा, द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और सच रेगुलेटरी मैकेनिज्म विद सच कॉम्पोजिशन एज में भी, जो क्या होगा, प्रिस्क्राइब। ठीक है सर, जैसा आपको सही लगे। क्लियर? नेक्स्ट इज मेन। अब जो थोड़ा सा इन्होंने एक टॉपिक बीच में इंट्रोड्यूस किया है, तो पॉइंट बिल्कुल ही सिंपल। अगर मैं एक काइंड ऑफ सेल्फ ट्यूटर वर्ड यूज करूं ना, तो काफी प्रोविजन तो आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी रीड कर सकते हो, बट स्टिल वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्ड पढ़िए, क्या, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, जो हर बार करते हैं आप, समझौता। क्लियर? कि अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज या वर्ड क्या है, कोई अरेंजमेंट या मे बी कोई रिकंस्ट्रक्शन, रीड्राफ्ट, रिकंस्ट्रक्ट करना ऑफ किसकी बात चल रही है, एलएल। अब बहुत सारे केस होते हैं, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने टॉपिक रीड आउट किया, बट वो किसकी थी, कंपनीज की। अब यहां बात किसकी चल रही है, एलएलपी की, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। पढ़िए सर, यस प्लीज। अच्छा, पहले तो थीम पकड़िएगा एक दो पॉइंट से, नेक्स्ट आगे सारे पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूटिव में वही चलेंगे। क्लियर? पढ़िए, सबसे पहले कहते हैं वेयर अ कॉम्प्रोमाइज या कोई अरेंजमेंट बिठाया जा रहा है, किसके बीच में सर, प्रपोज्ड किया गया। अच्छा, पहले तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, पास्ड नहीं हुआ। मेरे पास एक प्रपोजल आया कि कोई समझौता करवाना है या कोई अरेंजमेंट करवाना है मीटिंग वगैरह के थ्रू, वट किनके बिटवीन बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स, मोस्टली तो ये होते हैं, मोस्टली कारण तो ये बनते हैं कि क्रेडिटर्स कहते हैं जी हमारा पैसा भूसा हमें सेफ नहीं लग रहा, एलएलपी को भरोसा नहीं है, तो क्यों ना कोई कॉम्प्रोमाइज ही करवा दो, इनके बिटवीन हमारे साथ बैठ के मीटिंग मूटिंग करवा दो, जैसे निपटता है निपटा लो यार, खत्म करो। समझे ना पॉइंट? अब देखो, हर जगह लड़ना भी कोई अच्छी चीज नहीं है, पर्टिकुलरली अगर कॉम्प्रोमाइज से बात चल रही है, तेरा सेटिस्फेक्शन लेवल अगर अचीव हो रहा है तो ठीक है, निपटा ले यार, क्यों इतना लंबा खींचोगे, कोर्ट कचहरी जाना सौखा थोड़ी पड़ा कोई, फिर भी तो इतना खर्चा करोगे, वकील हायर करोगे, फीस पे आउट करोगे, जो डेली के डेली आपको आना जाना पड़ेगा वो अलग है। आप समटाइम कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं ऐसे करो जी, एलएलपी के साथ क्या करवाओ, एक अरेंजमेंट करो, एक कॉम्प्रोमाइज करो, या फिर एलएलपी एंड इट्स क्या लिखा हुआ है, या इनका कोई आपस का समझौता है, इनका आपस का कोई मामला है एलएलपी के साथ, चलो ठीक है जी, वट एवर द ट्रिब्यूनल। अब ये बात जा ही कहां पे रही है, पर ट्रिब्यूनल को क्या पता, कहते हैं सर ट्रिब्यूनल को बताएंगे, अप्लाई करेंगे, कौन अप्लाई करेगा, या तो एलएलपी या क्रेडिटर या उसके पार्टनर या कोई भी कंसर्न्ड पर्सन, सिंपल सी बात, जिसका कोई रौला होगा वही जाएगा ना ट्रिब्यूनल के पास। नहीं, ट्रिब्यूनल को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि किन का कॉम्प्रोमाइज करवाना है, आप में से कोई आएगा मेरे पास। पढ़िए, द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ किसकी, एलएलपी और एनी क्रेडिटर और पार्टनर ऑफ द एलएलपी और इन केस ऑफ,
और इन केस ऑफ क्या लिखा हुआ है, अगर LLP विच इज बीइंग क्या हो रही है, तो फिर नेचुरली उसका कोई मन करे लिक्विडेटर हो, ऑफिशियल रिसीवर जिसको वर्ड बोलते हैं। तो लिक्विडेटर पे कहने पे भी चार बंदे हुए, कौन कौन, LLP, उसका क्रेडिटर या उसके पार्टनर, या फिर LLP अगर वाउंड अप हो रही है तो उसका लिक्विडेटर। अगर ट्रिब्यूनल के पास क्या डाल दे, एप्लीकेशन, किस बात की एप्लीकेशन सर, कॉम्प्रोमाइज करवाने की या कोई अरेंजमेंट करवाने की, ये बात कहां तक चली गई, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल उनके कहने पे ऑर्डर करेगा एक मीटिंग, मीटिंग ऑफ किसकी, नेचुरली क्रेडिटर्स की या पार्टनर्स की, एज द केस मे बी, टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड, क्या लिखा हुआ है, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स। मतलब अभी मैंने सिर्फ किस चीज का ऑर्डर किया, मेरे पास ये कुछ लोग आए, मुझे पॉइंट ठीक लगा, पावर वो अपनी यूज कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल ने भी इनकी मीटिंग क्या करवा दी, कॉल करवा दी। कुछ अभी तय नहीं हुआ, अभी सिर्फ मीटिंग बुलाई गई। ओके नाउ अब आता है जी मेन पॉइंट, क्या चीज, इफ अ मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग, पहली बात तो डबल कंडीशन है, मेजोरिटी भी और रिप्रेजेंटिंग भी। क्या, मेजोरिटी इन नंबर्स एंड अमाउंट वाइज कितना सर, 3/4 इन दी, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ दी किसकी, क्रेडिटर्स या पार्टनर्स, जिसका जो भी मामला होगा। क्लियर, मतलब सर मेजोरिटी नंबर में होने चाहिए एंड डबल कंडीशन है 3/4 इन वैल्यू होने चाहिए। क्लियर, और द पार्टनर्स एज द केस में बी एट द मीटिंग, मीटिंग पे अग्री टू एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अगर हो जाते हैं। क्लियर, कि चलो जी मामला अब सुलटाना तो है ही है, और नेचुरली सर किसी ना किसी कॉमन पर्सन के कारण ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, अदरवाइज दो एंटी पार्टीज तो नेचुरली कभी हाथ मिलाएंगे ही नहीं, सिंपल सी बात। तो कोई सियाना पर्सन ही बीच में होता है कि सर निपटाओ जी, खत्म करो। अब अगर भाई तू कह रहा है कि मुंह मांगी चीज तुझे मिल जाए तो नहीं मिलने वाली, ना वो देने वाला, तो अगर अगला कुछ बढ़ रहा है तो तुझे भी क्या होना पड़ेगा, थोड़ा कम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर अकड़ रखोगे फिर तो ऐसे कभी कॉम्प्रोमाइज होते ही नहीं, ऐसे तो कभी निपटारे होते ही नहीं। तो थोड़ा बहुत कंपनसेट तो आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो आपको भी करना पड़ेगा, बेटर है सुलझा लो। तो कहते जी मैंने तभी वर्ड, मैंने सारे नहीं कहा, मैंने वर्ड क्या कहा था, मेजोरिटी इन नंबर हो जाए एंड 3/4 इन किसमें हो जाए, वैल्यू वाइज। अगर ये एग्री कर गए मीटिंग पे, अगर ये किसी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को लेकर क्या कर गए, एग्री कर गए। अब इतनी बड़ी मीटिंग, कई बार सर अल्टीमेट हमने चलो करी है मीटिंग्स, 3 घंटे 4 घंटे लगातार मीटिंग चली जा रही है, बट किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं रहे। अब ऐसा भी नहीं है कि इसको मतलब बीच में छोड़ के चले जाएंगे, अपने निपटा के उठेंगे, समझे ना। अब फिर क्या होता है सर, किसी ना किसी कंक्लूजन पे तो पहुंचना पड़ेगा, या तो मैं कह दूं जी मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, वो सामने वाला पर्सन कहता है जी वो अपनी बात पे, फिर तो 5-10 मिनट लगेंगे मीटिंग में, ज्यादा है ही नहीं। बट अगर सामने वाले भी इतनी देर तक अगर बैठे हैं, आपा भी उस चीज पे बार बार बात कर रहे हैं, तो मतलब अगला भी इंटरेस्टेड है कि यहीं पे निपट जाए, समझे ना। तो कोर्ट कचहरी कहने का मामला होता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, ठीक है ना, बट इतना कोई इजी टास्क नहीं है कोर्ट में केसेस करना, प्रोसिक्यूशन करना। सर ये नहीं पता जस्टिस कब जाके मिलेगा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। कई बार मौके पे जो बात खत्म हो रही है निपटा लो, दो पैसे ज्यादा क्या, दो पैसे कम क्या, पैसे तो फिर भी कमा लेंगे। तेरा मामला सुलट रहा है, सुलटा ले। ये भी पेशेंस वाला काम है, काइंड ऑफ समझदारी वाला काम है कि सर कई बार तो नॉर्मली किसी मामले में गए, कोई लाख 2 लाख रुपए ज्यादा भी लगे तो कर ले, तो फिर भी फायदे में, समझेंगे ना, फिर भी फायदे में। ये आज बात बन रही है, कल को अगर ये बात बिगड़ गई, फिर ये सौदा हाथ में भी नहीं आएगा, फिर फायदा क्या। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, तो यही चीज कहते हैं कि अगर आपके क्रेडिटर्स या अगर आपके पार्टनर्स उस मीटिंग में जो ट्रिब्यूनल के द्वारा कॉल की गई थी, मेजोरिटी इन नंबर एंड 3/4 इन किसमें, वैल्यू वाइज, अगर ये किसी बात पे एग्री कर गए, तो वो कॉम्प्रोमाइज, वो अरेंजमेंट सारे क्रेडिटर्स पे, सारे पार्टनर्स पे फिर वो क्या होगा, अप्लाई। पढ़िए, यस, क्या लिखा हुआ जी वर्ड, एग्री टू, किस पे, किसी समझौते, अगले मान गए किसी समझौते पे, किसी अरेंजमेंट पे वो मान गए, देन कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शेल, इफ साइन किसके हो गए उसके ऊपर, और ट्रिब्यूनल ने भी उसको यस कर दी बिना कहे, बाय ऑर्डर बी बाइंडिंग ऑन किस पे, ऑल द क्रेडिटर्स और ऑल द पार्टनर्स एज द केस मे बी। क्लियर, एंड ऑल्सो ऑन द किस पे ऊपर,
एलएलपी, और इन केस ऑफ अगर एलएलपी क्या थी, वाउंड अप थी, तो उसके लिक्विडेटर के ऊपर एंड द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द एलएलपी ऊपर, मतलब सब के ऊपर वो आपका ऑर्डर क्या होगा, फिर बाइंड होगा। फिर मुकरने नहीं दूंगा, कहते नहीं इतने बंदों में जबान दी है, ठीक है ना, फिर बैकआउट नहीं करने दूंगा। फिर आपने अब खुद क्या करा है, क्योंकि 100% कहता ना, कभी होती ना रजामंदी, मैंने फिर भी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई, मेजोरिटी इन नंबर और वो भी 3/4 इन वेल। अगर ये रजामंद है ना, नुक्कर वाले तो हर जगह होते ही होते हैं, छोड़ो परे, कोई चक्कर नहीं है इतना। अगर तेरे मेजोरिटी बंदे राजी हैं तो कर यार, कोई चक्कर नहीं। ऐसे तो अगर हर एक बंदे को मनवाने लग गए फिर तो कभी कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं, समझे ना। अल्लाह कहता जी कब से बहस कर रहे थे, मैं गया तब जाके लड़ाई शुरू हुई। कई बंदे ऐसे भी होते हैं, वो तो अच्छी वाली माड़ी मोटी निपटा रहे थे, मैं गया तब जाके मारपीट शुरू हुई। वो साथ वाली होते हैं कोई ना कोई, ऐसी मामला क्या होगा, कहाँ की बात कहाँ ले लेंगे, और आप बाद में साइड में आ जाएंगे, कहते चलो मैं तो बाद में होगा, तुम्हारा तो ज्यादा ही हो गया। करवाने वाला भी तो ही था। आप अपनी समझदारी देखो, जब मेजोरिटी राजी हो गई, 3/4 इन वैल्यू वाले राजी हो गए एंड ट्रिब्यूनल ने उसको यस कर दिया, फिर तो ऑल ओवर सबके ऊपर ये क्या होगा, बाइंडिंग होगा, मानना पड़ेगा वो कॉम्प्रोमाइज। आगे सर, प्रोवाइडेड दैट, हाँ जी, No order sanctioning any compromise or arrangement shall be made by the tribunal unless the tribunal is satisfied that the LLP or any other person आगे by चलो, whom an application has been made under section जिसने 1 भी ऊपर एप्लीकेशन दी थी, हैज डिस्क्लोज्ड टू द, किसको, बट एक कंडीशन लगा दी, कहते ट्रिब्यूनल भाई तू पहले ही ऑर्डर पास मत कर दियो, सैंक्शन मत कर दियो, पहले ये चीज चेक कर लियो क्या, जिसने भी तेरे पास एप्लीकेशन लगाई, एलएलपी या कोई अदर पर्सन, जो भी तेरे पास ये ऊपर सबसेक्शन 1 वाले में कौन आया, एप्लीकेशन लेकर आया, किस बात की, कॉम्प्रोमाइज या क्या करवाने की, अरेंजमेंट करवाने की, उससे पहले डिस्क्लोज करवा, क्या डिस्क्लोज करवा, पढ़िए सर, बाय, और वो भी ऐसे नहीं, बाय क्या, एफिडेविट फाइल करवा, और या अदरवाइज, अदरवाइज जैसे कोई डेक्लेरेशन एंड ऑल, क्लियर, कोई एफिडेविट या अदरवाइज, ऑल दी, क्या लिखा हुआ है, मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू द, किसके सर, एलएलपी, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एलएलपी एंड द पेंडेंसी ऑफ एनी, क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू द एलएलपी। मतलब इस चीज को बिना जाने कोई ऑर्डर पास मत कर देना, जो भी तेरे पास ये कागजी कार्रवाई लेकर आया है कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करवाने को, उससे पहले एफिडेविट ले कि मुझे एलएलपी के सारे मटेरियल फैक्ट्स, मुझे एलएलपी की लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, या एलएलपी की कोई भी अगर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में पहले बताया जाए। मैं ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए फिर तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट जो तुमने एग्री करा, फिर मैं उसको क्या करूंगा, सैंक्शन करूंगा, बट बिना इसके मैं कोई सैंक्शनिंग पावर नहीं रखता, क्लियर। तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं, ट्रिब्यूनल के लिए, ट्रिब्यूनल के लिए एलएलपी के मटेरियल फैक्ट्स प्लस लेटेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या बड़ा बोला मैंने, ट्रिब्यूनल के लिए एलएलपी के मटेरियल फैक्ट्स प्लस फाइनेंशियल पोजीशन प्लस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। और वो पता कहां से करवाएगा सर, जो भी पर्सन मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आएगा, मन करे एलएलपी लेकर आए या कोई पर्सन लेकर आए, वो पर्सन मुझे बाय एफिडेविट ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करे, प्रोवाइड करे, तभी मैं नेक्स्ट आगे सोचूंगा ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आगे नेक्स्ट इज एन ऑर्डर मेड बाय, हाँ जी, The tribunal under subsection 2 shall be filed by the LLP with the registrar within 30 days after making such an order. बिल्कुल सर, Shall have effect only after it is so filed. बिल्कुल सर, टू आरओसी विद इन कितने दिन में से, क्योंकि ये सारा मामला किसके साथ चल रहा था, ट्रिब्यूनल, आरओसी बेचारे को तो पता ही नहीं कि कहाँ पे बात चल रही है, किस मैटर में बात चल रही है, वो तो बेचारा इन सारी चीजों से क्या है, अनजान, क्योंकि हम एप्लीकेशन लेकर डायरेक्टली किसके पास गए, ट्रिब्यूनल के पास। तो अगर ट्रिब्यूनल ने आपको कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का ऑर्डर दे दिया, तो आप लोग उसकी फाइलिंग करवाएं विद द, किसके पास, आरओसी के पास। नेक्स्ट इज इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द सबसेक्शन 3, मैं एरोस डाल रहा हूं अगर आपको ध्यान हो पर्टिकुलरली कि कौन से सबसेक्शन, मतलब किसकी बात चल रही है, ये सब पॉइंट नहीं है, ये क्या चल रहे हैं, सब सबसेक्शंस हैं ये, अगर ए बी सी होता तो वो क्लॉजेस, क्लियर, यस,
द LLP and its every, हाँ जी, designated partner shall be liable to a penalty of ₹10,000. वही सर, फाइन 10,000 एंड कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में 100 पर डे, LLP का मैक्सिमम 1 लाख और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे 50 लाख। काफी तो यही पेनल्टीज चल रही हैं ज्यादातर। आगे द ट्रिब्यूनल में, हाँ जी, at any time after an application has been made to it under this section, stay the commencement of or continuation of any suit or proceeding against the LLP on such term as the tribunal thinks fit until the application is finally, क्या लिखा हुआ है, disposed। कि मान लो तुम्हारा कोई केस कूस दायर होने की बात चल रही है, मैं उन सबको क्या करवा दूंगा, स्टे लगवा दूंगा, जब तक ये वाला मामला कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट वाला मामला नहीं दब जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हारी बाकी प्रोसीडिंग एक बार क्या करवा दूंगा, स्टॉप करवा दूंगा, क्योंकि मुझे इधर से फ्री होना है, मुझे इनसे अपना मामला खत्म करवाना है। आगे यस प्लीज, हाँ जी, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। देखो ऊपर वाले केस में तो मैंने सिर्फ मीटिंग बुलाई थी, सुलह वगैरह तो तुम ही कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज तो तुम ही कर रहे थे, मैंने तो नहीं करवाया। मैंने तो उल्टा उसको बस क्या करा, सैंक्शन, कि हाँ चलो मेरे देख रेख में हुआ है। बट अब वर्ड है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स, वहां पे तुम मेरे पास आ रहे थे, अब मैं ही तुम्हारा क्या करवा रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। सेक्शन 61, वो कौन सा था, सेक्शन 60, पढ़िए, वेयर, यस प्लीज। The tribunal makes an order under section 60 sanctioning a compromise or an arrangement in respect of a LLP. मैंने 60 में तुझे ऑर्डर पास करा, किस बात का ऑर्डर पास करा, कि चलो जी करो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो मेरे पास ये भी पावर है, इट शैल हैव द पावर टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सुपरवाइज द कैरिंग आउट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट। मैं सुपरवाइज करने की पावर रखता हूं, एंड मे एट एनी टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर और एट एनी टाइम देयर आफ्टर गिव, क्या दे सकता हूं, डायरेक्शंस इन रिगार्ड टू एनी मैटर और मेक सच मॉडिफिकेशंस इन द कॉम्प्रोमाइज, या कोई मान लो बात सेटल नहीं हो रही है, ज्यादा पे हो रही है, तो मैं उसको कम भी कर सकता हूं। मेरे पास हर तरह की पावर्स। clear, so to make such modifications in the compromise or arrangement as it may, क्या लिखा हुआ है, consider necessary for the proper working of, क्योंकि मेरा देखो मेरा बिलीफ ये है कि अल्टीमेटली ये कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट सबके हित के लिए हो। ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी उसका फायदा उठा जाए, मान लो क्रेडिटर्स या मान लो LLP या उसके पार्टनर्स, मैं चाहता हूं सबकी रह जाए। तो बाय चांस अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज में, अरेंजमेंट में कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, तो मैं मॉडिफिकेशन करने की भी क्या रखता हूं, पावर रखता हूं। आगे यस, इफ द ट्रिब्यूनल, हाँ जी, aforesaid is satisfied that a compromise or an arrangement sanctioned under section 60 cannot be worked satisfactorily विद और विदाउट, मैं कहा जी इनके बीच में ना बैठ के देख लिया, ये किसी तरफ नहीं होंगे। मैंने बथेरी कोशिश कर ली अल्टीमेटली कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर लो, अरेंजमेंट कर लो, निपटारा करो, मानते ही नहीं है। मैं कहा, कहते जी विद मॉडिफिकेशन कर, मैंने सब करके देख लिया, विद भी करके देख लिया, विदाउट भी करके देख लिया, ना ये कम है ना ये कम है, समझे ना। अब मेरा कुछ नहीं जाना, मैंने तो पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, फिर ऐसे करो LLP बंद ही कर दो, LLP को वाउंड अप करने का ही मैं क्या दे दूंगा, ऑर्डर, फिर करते रहना जिसने जो करना है। तो तुम्हें पता ही नहीं यार, कितना सीनियर बंदा तुम्हारे बीच में बैठा है, तुम उसकी बात ही नहीं मान रहे। अलग गुस्सा नहीं करेगा इसी बात का कि फिर मेरे तक क्यों पहुंचे, जब आपने इलेक्टेड भी आपस में मानना ही नहीं था, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं था। फिर ऐसा बंदा नेचुरली एक कॉमन आर्बिट्रेटर, जिसको वर्ड यूज करते हैं अपन, जब तुम लोगों ने मेरी माननी ही नहीं है तो फिर मेरा यहां होने का फायदा ही क्या। अल्लाह कहता छोड़ो जी, मेरा क्या जाएगा, मैं तो 64 के अंदर ऑर्डर दे दूंगा, बाउंड अप करवा लो जाके, कि इनका नहीं निपटारा कोई भी कर सकता। फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं कर लेंगे कर लेंगे। अब क्या हो गया, पता है कि मेरे पास तो सुपरमेसी है, मैंने तो ऑर्डर अगर दे दिया, फिर LLP क्या होएगी, बंद ही होएगी। पढ़िए सर, मैंने बड़ी कोशिश करी, मुझे लग रहा है जी इनका ना ये सक्सेसफुल जाएगा ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज सही नहीं होने वाला। कहानी की तरह सोच इसको, थीम कर, कि प्रैक्टिकल अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो नेचुरली आर्बिट्रेटर जो ट्रिब्यूनल है वो करेगा क्या। पढ़िए सर, इट में ईदर ऑन इट्स ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड, जो कि इन द अफेयर्स ऑफ क्या है, LLP, मेक एन ऑर्डर फॉर, क्या लिखा हुआ है, वाइंडिंग अप ऑफ द LLP एंड सच ऑर्डर शैल बी डीम टू बी एन ऑर्डर, माना जाएगा 64। एक फाउंडेशन में हम पढ़ा करते थे नॉर्मली कि LLP किन किन केसेस में वाउंड अप हो सकती है, तो उसमें वन ऑफ द था बाय ट्रिब्यूनल।
समझे ना पॉइंट? तो 64 सेक्शन वही है जो यहां से निकल कर आया, जो अगले पेजेस पे भी तुझे मिलेगा कि सर किन किन केसेस में एलएलपी क्या हो सकती है, वाउंड अप। तो उसमें पहला ही पॉइंट था नॉर्मली वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल, तो वो वही पॉइंट है। मैं अच्छा खासा इनका निपटारा करवा रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज करवा रहा हूँ, अरेंजमेंट करवा रहा हूँ, ये साले मानने भी आते, ना ये मान रहा ना वो मान रहा। मैंने क्या करा फिर, मैं कहा जी ऑर्डर पास करो, 64 में इनका वाइंड अप ही करवा दो, झगड़ा ही खत्म, आगे बढ़िए। यस, प्रोविजंस फॉर, हाँ जी, facilitating reconstruction or हम्म, amalgamation of या फिर मैं LLP. मन करे आपको पर्टिकुलरली क्या करवा दूं, रिकंस्ट्रक्ट करवा दूं, या मन करे आपका अमेलगामेशन का ऑर्डर निकाल दूं कि चलो तुम्हारे बस की तो बात रही नहीं, तो आप अपना जो कुछ भी है किसी दूसरे के साथ मिलकर काम कर लो, अमेलगामेट करवा लो अपने आप को। ठीक है, ये भी 62 भी कहां से चल रहा है, 60 से ही चल रहा है, वो तेरे कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट वाले में से। पढ़िए, वेयर एन एप्लीकेशन, हाँ जी, is made to the tribunal under section 60 for sanctioning of a compromise or arrangement proposed बिल्कुल between a LLP and any such persons as mentioned in that section, बिल्कुल, and it is shown to the इट इज tribunal शोन that टू द ट्रिब्यूनल दैट, जबकि एप्लीकेशन हमने किस में मूव ऑन करी थी, 60 में। 60 कौन सी थी, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। सर ट्रिब्यूनल को शो किया गया कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हैज बीन प्रपोज्ड, किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ और इन कनेक्शन विद अ स्कीम फॉर दी, किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एलएलपी और एलएलपी, क्लियर, पार्टनरशिप्स मतलब एलएलपीज, क्लियर, और द अमेलगमेशन ऑफ एनी टू और मोर एलएलपी। मतलब ये जो मेरे पास आए थे ना एप्लीकेशन लेकर, ये कुछ रिकंस्ट्रक्शन या अमेलगमेशन के चक्कर में आए थे, कॉम्प्रोमाइज कर ले के चीज नहीं। वो तो क्या था, आपकी ही एलएलपी बैठकर मीटिंग करेगी और आपस में कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर लेंगे। बट कहता नहीं, हमने जो 60 में एप्लीकेशन डाली थी ना आपके पास, वो क्यों आए थे कि या तो हमारी एलएलपी को क्या करवाओ, रिकंस्ट्रक्ट, या किसी दूसरी एलएलपी के साथ क्या करवा दो, मर्ज करवा दो। हमारी इंटेंशन थी, उसको शो किया गया ऐसा ट्रिब्यूनल को। ओके, एंड प्लस, हाँ जी, यस, अंडर द स्कीम ऑफ, अंडर द स्कीम, the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of any LLP concerned in the scheme in this section referred to as transferor LLP is to be transferred to another LLP in this section. मतलब इन्होंने कुछ एसेट्स वगैरह भी अपनी क्या करी हैं, ट्रांसफर करी हैं, पुराने वालों ने नए एलएलपी को दिया है। फिर तो ठीक है ना, फिर तो रिकंस्ट्रक्शन करवा दो, या कोई अमेलगामेशन का कॉन्सेप्ट है तो करवा दो, क्योंकि ये एसेट्स वगैरह ले दे चुके हैं आपस में, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। ओके, द ट्रिब्यूनल में ईदर बाय, किसके द्वारा, ऑर्डर, हाँ जी, sanctioning the compromise or arrangement or by a subsequent order making provision for all or any of the following matters. कौन से मैटर्स, नंबर 1, ट्रांसफर टू द, यस प्लीज, Transferring LLC of the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of any transferor LLP. बिल्कुल सर, किस वे से, मतलब ये जो अंडरटेकिंग है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी लाइबिलिटीज हैं, किस वे से ट्रांसफरर की ओर से ट्रांसफरी को की जाएंगी, तो उसके बारे में ये ऑर्डर पास कर सकता है। नंबर 2, द कॉन्टिन्यूशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी एलएलपी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग, जो कि पेंडिंग बाय और अगेंस्ट एनी क्या थे, वो फिर पूरा, जब सब कुछ ही तुमने आगे किसी को सौंप दिया या अमेलगामेट हो गए, तो ठीक है, पुराने वाले केस वगैरह कैसे नए वाले एलएलपी पे जाएंगे, तो उसका भी ये ऑर्डर क्या करेंगे, पास करेंगे। क्लियर, कॉन्टिन्यूएशन वर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूएशन, और इधर से लिख रहे कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग, कि जो पुराने नाम पे, पुराने नाम नहीं कहेंगे, ट्रांसफरर एलएलपी पे जो चल रही थी, अब ट्रांसफरर ने तो अपना सारा सामान ट्रांसफर किसको कर दिया, तो ट्रांसफरी पे केस भी तो जाएंगे, कल बेनिफिट थोड़ी ट्रांसफर हो रहे हैं, बर्डन भी तो ट्रांसफर होंगे। आगे, द डिसोल्यूशन, हाँ जी, without winding up of any transferor LLP. बिल्कुल सर, पुराने वाली को खत्म करो, नया वाला नेक्स्ट आगे क्या करेगा, मर्ज करते हुए अपना काम शुरू करेगा। द प्रोविजंस टू बी मेड फॉर, हाँ जी, for any person who, within such time and in such manner as the tribunal directs, dissent from the compromise or arrangement. बिल्कुल, एंड सच इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल एंड सप्लीमेंटल मैटर्स एज आर नेसेसरी टू सिक्योर दैट, क्या सिक्योर करना, कि रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन शैल बी क्या हो, फुली एंड इफेक्टिवली कैरिड आउट हो। तो ये सब पावर्स हैं अपने आप में, कि ट्रिब्यूनल ने ये पावर अपने पास रखी हुई है, तो जब पास होगी तब यूज करेंगे, नॉर्मली सीक्वेंस में तो कभी काम ही नहीं आएगा। आगे, प्रोवाइडेड दैट, हाँ जी, no compromise or arrangement proposed for the purposes of or in connection with a scheme for the amalgamation of the LLP. मतलब सिंपल सी बात, शैल बी, यहां से अभी तक जो तुमने पढ़ा,
ये तब तक सैंक्शनड बाय द ट्रिब्यूनल नहीं होगा अनलेस द ट्रिब्यूनल हैज रिसीव्ड क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट फ्रॉम, किससे, रजिस्ट्रार से, दैट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी हैव नॉट बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स और टू द, क्या लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अगर तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड रहा है ना, तुमने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं करा जो जनहित में ना हो, तो हम ये ऑर्डर पास करेंगे। बट अगर ऐसा कोई आपका गंदा रिकॉर्ड मिला कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज पहले परफॉर्म करी हैं जो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ, क्या थी, पार्टनर्स या मे बी पब्लिक इंटरेस्ट, देन ये ऑर्डर आपका पास नहीं हो। कोई एमलगमेशन नहीं, कोई रिकंस्ट्रक्शन। जैसे पहले नहीं था कंपाउंडिंग के लिए भी तो क्या कहा था, एफिडेविट वगैरह फाइल कराओ, सेम चीज यहाँ पे कि सर हम तब तक ये ऑर्डर पास नहीं करेंगे जब तक ये रिपोर्ट मुझे रजिस्ट्रार सबमिट नहीं करता। रजिस्ट्रार तुझे ओके कर दे, रजिस्ट्रार तेरी गुडविल पेश कर दे कि नहीं, बंदे सही है, ठीक है, फिर हम क्या करवा देंगे, तेरा रिकंस्ट्रक्शन या कोई एमलगमेशन का ऑर्डर पास कर देंगे, अदरवाइज नहीं करूंगा। आगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यस, No order for a dissolution of any transferor LLP under clause 3 shall be made by the tribunal unless the official liquidator has, on scrutiny of the books and papers of the LLP, made a report to the tribunal। और मैंने ऊपर कहा था ना कि वो पुराने वाली, ये वाला कि पुराने वाली ट्रांसफरर की एलएलपी क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। कहते सर ऐसे मैं ऑर्डर पास नहीं करूंगा जब तक उस ट्रांसफरर एलएलपी का, कौन, लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर मुझे रिपोर्ट सबमिट करे। सब स्क्रूटनी करने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के बाद, किस बात की रिपोर्टिंग करे, दैट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी हैव नॉट बीन, क्या लिखा हुआ है, कि वो भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दे तो ठीक है, मैं आपकी पुराने वाली जो एलएलपी है उसको क्या करवा दूंगा, बंद करवा दूंगा। ये सारे पॉइंट्स ना साइड पे अपना हिंदी में लिख लीजिएगा, ये काम आएंगे। नहीं तो अदरवाइज वही नंबर ऑफ टाइम बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। पॉइंट ही दो है। पहला पॉइंट ये क्या था कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट विद द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन या अमेलगमेशन मैं तब तक पास नहीं करूंगा जब तक रजिस्ट्रार तुम्हारे बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता। किस बात का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि एलएलपी ने कोई ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करी जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स और पब्लिक इंटरेस्ट। सेम, पुराने वाली एलएलपी तब तक डिसॉल्व करने का ऑर्डर नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा ऑफिशियल लिक्विडेटर इस बात की स्क्रूटनी करते हुए मेरे को एक रिपोर्ट सबमिट नहीं करता कि कोई अफेयर्स ऑफ द एलएलपी इस वे से कंडक्ट नहीं किए गए जो कि अपने आप में प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ, क्या हो, पब्लिक इंटरेस्ट, क्लियर, या ऑफ इट्स पार्टनर्स। आप दोनों ये काम करवा दो, मैं इमीडिएटली ऑर्डर आपको पास कर दूंगा। आगे, यस, वेयर एन ऑर्डर, हाँ जी, where an order under this section provides for the transfer of any property or liabilities, then by virtue of the order, the property shall be transferred to and vested, and those liabilities shall be transferred to and become the liabilities of the transferee LLP. सिंपल वर्डिंग, जो तुम्हारा पुरातन था वही सब का सब नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। ट्रांसफरर की जगह अब वो सारी एसेट लायबिलिटीज किसकी बन जाएंगी, ट्रांसफरी में वेस्ट करेंगी, क्लियर, यस, हाँ जी। एंड इन द केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी इफ द ऑर्डर सो डायरेक्ट फ्रीड फ्रॉम, क्या होगी, एनी चार्ज विच इज बाय द वर्च्यू ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट टू सीज टू हैव इफेक्ट। अल्टीमेट किसी तरह का कोई चार्ज वगैरह नहीं होगा, फ्री फ्रॉम चार्ज वो मानी जाएंगे, क्लियर, जो कि न्यू ट्रांसफरी क्या करेगा, होल्ड करेगा, क्लियर, यस, विद इन 30 डेज। और वही बात, कौन इन सारी चीजों से परे है, आरओसी, उनको इन सारी थिंग्स का नहीं पता, तो विद इन 30 डेज एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आप लोग क्या करेंगे, फाइल करेंगे विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन कि हमारा कुछ ये मामला सुलट चुका है, हमने अमेलगमेशन की है, रिकंस्ट्रक्शन की है, जो भी जैसा ऑर्डर आपको ट्रिब्यूनल ने पास किया होगा। आगे, यस, इफ द डिफॉल्ट, सेम, अब देख ये डिफॉल्ट किस चीज का है, आरओसी को ना बताने का, क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन 3। तो अगर तुमने आरओसी को नहीं बताया तो नेचुरली पेनल्टी किसके ऊपर आती है सर, एलएलपी एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर ये पेनल्टी आती है। मिनिमम कितनी, 10,000, सब्सिक्वेंट के केस में 100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, एलएलपी पे 1 लाख, डेजिग्नेटेड पार्टनर पे 50। चलिए सर, एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, हाँ जी। In this section, property includes property, rights, and power of every description, and liabilities include duty of every description. But LLP shall not be amalgamated with the
कंपनी के साथ नहीं, एलएलपी अगर अमेलगमेट करेगी तो विद दूसरी किसी एलएलपी के साथ ही अमेलगमेट करेगी, ना कि किसी कंपनी के साथ। क्लियर? यस। वाइंडिंग अप एंड वर्ड पढ़िए, डिसोल्यूशन। यस, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन सेक्शन 63 पढ़िए। हाँ जी। The binding up of a LLP may be either voluntarily or by the tribunal, and LLP so wound up may be dissolved. बिल्कुल। अब सर्कुमस्टांसेस, ये तो हमेशा ही अपने आप में क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट। अब इसमें पहला ही देख क्या लिखा हुआ है, वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, कि अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो। अब ट्रिब्यूनल क्यों चाहेगा, वो आपने सेक्शन पीछे क्या करे हैं, रीड आउट कर, कि अगर मेरी बात ये नहीं मानेंगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने की, मेरे पास पावर टू एनफोर्स भी थी बट मेरी बात फिर नहीं मान रहे, तो मैंने क्या करना है, 64 के अंदर वाउंड अप करवा देंगे। या फिर इफ अ पीरियड ऑफ मोर देन कितने हो चुके, द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो कितना है, अच्छा नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, पार्टनर्स। डीपी अगर कम हो जाए, समझे ना, और वैसे भी वो स्टैट लिमिट वाली जो आपने कंडीशन पढ़ी थी वो डीपी की थी, वो किसकी थी, सिंपल पार्टनर की। क्लियर? तो यहाँ पे पार्टनर लिखा हुआ है, अगर मैं हाईलाइट करने पे आया तो यहाँ पे वर्ड जानबूझ के क्या लिखूंगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट डेजिग्नेटेड पार्टनर पे ये पावर है ही नहीं, समझे ना। तो डीपी कभी एक मान लो 2 से कम हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर 2 से कम नहीं होने चाहिए, बेसिक पार्टनर। हाँ जी। इस केस में जो पार्टनर बचता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं हो जाती? 6 महीने के बाद लाइबिलिटी तो हो ही जाएगी 6 महीने के बाद। बट अगर लेट इट बी, यहाँ पे पावर तो इसके पास भी है। अब मैंने देखा जी 6 महीने के 8 महीने हो चुके, अभी तक तुमने मतलब नेक्स्ट आगे, फिर बस अनलिमिटेड लाइबिलिटी लगा के छोड़ दो। ट्रिब्यूनल चाहे तो आपकी वो एलएलपी क्या करवा सकता है, वाउंड अप भी करवा सकता है। नेक्स्ट इज सर, इफ द एलएलपी हैज एक्टेड, हाँ जी, against the interest of the sovereignty and integrity of India, the बिल्कुल। security of the state or public order. अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी तो वो अपने आप में सर नेचुरली पावर रखते हैं आपको वाउंड अप करवाने की। यस, इफ द एलएलपी हैज मेड a default in filing with the registrar, the statement of accounts and solvency or annual return for any 5 consecutive financial years. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार। क्लियर? कॉन्टिन्यूसली 5 ईयर, 5 साल कोई आपने एनुअल फाइलिंग अगर नहीं करवाई तो अल्टीमेटली आपके ऊपर क्या लगेगी सर, ये वाउंड अप करवाने की पावर रखते हैं। नेक्स्ट इज, और दोनों लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, और अच्छा वर्ड क्या लिखा, और एंड नहीं है, दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट करा, बस लगातार 5 साल। मान लो हर साल तुम क्या करते हो, एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हो, एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हो, एसएस फाइल नहीं करते, 5 साल हो गए जी लगातार, तो आपके वो अल्टीमेट ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो आपकी एलएलपी को क्या करवा सकता है, वाउंड अप। समझे पॉइंट? यस। नेक्स्ट इज, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ the opinion that it is just and equitable that the LLP be wound up. बेहतर है सर एलएलपी को क्या कर दिया जाए, वाउंड अप ही कर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ओके। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर, बाकी रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, सारी सेंट्रल का। चलिए नेक्स्ट इज मिसलीनियस, हाँ जी, बिजनेस ट्रांजेक्शंस पढ़िए। A partner with LLP section 66. A partner may lend money to and transact other business with the LLP and has the same rights and obligation with respect to the loan or other transactions as the person who is not a partner. बिल्कुल सर, आप तो वैसे भी कह रहे थे एलएलपी अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो अगर एलएलपी कंपनीज ये अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी हैं तो एज अ मेंबर होते हुए, एज अ पार्टनर होते हुए आप जो मर्जी ट्रांजेक्शन करो एलएलपी के साथ। एज अ मेंबर होते हुए तुम करते नहीं है, कंपनी के साथ जो मर्जी ट्रांजेक्शन करो, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। सेम केस यहाँ पे, हमारी ओर से कोई रोक टोक नहीं है, जितना मर्जी काम करो, जो मर्जी लोन, जो मर्जी ट्रांजेक्शन, जो करना है करिए, जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है। हाँ बस कहीं ना कहीं वो आता है ना माशा हमें कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, दैट्स इट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए सर, एप्लीकेशन ऑफ, हाँ जी, A provision of Company Act section 67. ये कौन सा छोड़ दिया, हाँ बट एक एक्ट को स्पेसिफिकली मना किया था, इंडियन पार्टनरशिप, वो तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। उल्टा कंपनीज एक्ट की कुछ प्रोविजन तेरे पे भी क्या हो सकती हैं, अप्लाई, ये उसी चीज की बात कर रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या लिखा हुआ है बाय, हमने क्या भारत का राजपत्र निकालना है, ऑफिशियल गैजेट में क्या करनी है, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, डायरेक्ट दैट कि एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ किसकी, कंपनीज एक्ट 1956, अब कहने की बात है 56 2013 ऑल्सो इंक्लूड जो भी है, स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन जो भी होंगी, शेल अप्लाई टू किस पे,
किसी भी एलएलपी पे हम अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर shall apply to any LLP with such, क्या लिखा हुआ है, कुछ एक्सेप्शन, कोई मॉडिफिकेशन, कोई अडेप्टेशन एज द केस में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। मन करे कुछ प्लस माइनस करके आपके ऊपर लगवा दें, जैसा हमें सही लगेगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो कंपनीज एक्ट की प्रोविजनें तेरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज अ कॉपी ऑफ, हाँ जी, Every notification proposed to be issued under subsection 1 shall be laid to अच्छा, draft. अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन दी हुई जाएगी तो वो पास कैसे होगी? जैसे एक लॉ बनाया जाता है, कैसे? पहले वो शैल बी लेड इन किसमें? ड्राफ्ट फॉर्म में, बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वाइल इट इज इन, क्या लिखा हुआ है, सेशन। ये वर्ड समझते हो? वाइल इट इज इन सेशन मतलब नो, जब पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट में रोज नहीं कोई जाके बैठता वहां पे, पूरे साल में उनके सेशंस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि जब मर्जी जाओ अपनी पार्लियामेंट में ये बिल क्या करवा दो, अपना लेट डाउन करवा दो, नो। जब पार्लियामेंट एक्टिव होती है, जब इनके सेशंस रखे जाते हैं, तो उन सेशंस के टाइम पे आप इसको लेट बिफोर कर सकते हैं, बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मान लो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा का सेशन है ही नहीं अभी, तो कोई बात नहीं जी, अभी लोकसभा से पास करवाओ, फिर राज्यसभा में जाएगा। तभी तो बिल होते नहीं, डिले होते जाते हैं। उसका कारण क्या? कारण यही है, इनके सेशंस ही बड़े कंडक्ट कम होते हैं। आगे, यस, फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ कितने दिन, विच में बी कंप्राइज्ड इन, जो कि मन करे एक ही सेशन में हो जाए, क्लियर, या इन 2 और मोर, जैसे इनके स्लॉट्स होते हैं, 15 दिन का सेशन, ठीक है ना, या मान लो 10 दिन का सेशन पार्लियामेंट का रखा जाएगा कि जिसने जो भी मैटर रखने हैं, ये 10 दिन मैटर होगा यहाँ पे, ये चीज तभी कह रहा है टोटल 30 डेज के लिए, टोटल 30 डेज के लिए, जो 30 डेज मन करे पार्लियामेंट ओपन हो 1.5 महीने के लिए, 45 डेज के लिए, फिर तो 30 डेज आज ही पूरे हो जाएंगे एक बार में। नहीं मन करे 30 डेज आपके 2 और मोर सक्सेसिव सेशंस में क्या हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं। आगे, एंड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एनी सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और द सक्सेसिव सेशन जो भी होगा, बोथ हाउसेस क्या कर जाते हैं, इन डिसअप्रूविंग द इशू ऑफ क्या, नोटिफिकेशन, या बोथ हाउसेस एग्री इन मेकिंग एनी नो मॉडिफिकेशन इन द नोटिफिकेशन, या तो उन्होंने मना कर दिया रहने दो जी, कोई अप्लाई नहीं करवाना, या अप्लाई करवाना है तो विद मॉडिफिकेशन करवाना है, तो सर वो नोटिफिकेशन या तो इशू नहीं की जाएगी, या मे बी शैल बी इशूड इन सच मॉडिफाइड फॉर्म एज द केस में बी, जो कि एग्रीड अपॉन बाय द क्या होगा, बोथ द हाउसेस। केस ही दो होंगे ना, या तो मना करेंगे या वो कोई मॉडिफिकेशंस बताएंगे, तो जैसा भी वो ऑर्डर करेंगे वैसा एक प्रॉपर बनाते हुए देन ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई किया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ, हाँ जी, Additional fee. Any document or returns required to be registered or filed under this act with registrar if is not registered or filed in the time provided therein may be registered or filed after that time on payment of such additional fee as may be prescribed in the addition to any fee as is payable for filing of such document or return. वो तो हमने पहले पढ़ा ही था कि ये है तो लालची है कि अल्टीमेटली छोड़ना क्यों है, एनुअल फाइलिंग तो आप करवाओगे करवाओगे, हमें तो एडिशनल फीस मिलेगी उल्टा, तो हमने कोई ऐसी पावर नहीं रखी कि एक बार अगर डेट निकल गई तो कर ही नहीं पाओगे, करो कोई दिक्कत नहीं है, बस एडिशनल फीस लेकर आना। पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न, हाँ जी, shall be filed after a due date of filing without prejudice to any other action or liability under बाकी मैं कोई एक्शन या लाइबिलिटीज को नहीं छेड़ रहा, मैं तो सिर्फ तुझे अलाउ कर रहा हूँ कि एडिशनल फीस देते हुए आप उस डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकते हैं विदाउट प्रेजुडिस। कोई तेरे पे लाइबिलिटी आए, कोई तेरे पे एक्शन लिया जाए, मैंने उसकी माफी नहीं दी। कहीं तुम फिर ना प्ली लेना शुरू कर दो, देखो जी लॉ में लिखा तो हुआ था कि एडिशनल फीस देते हुए तो फाइल कर ही सकते हो, तो ये मतलब बाकी जो पनिशमेंट्स पेनल्टीज है किस बात की? मैंने पहले कहा था हम आपको सिर्फ फाइल करने की पावर दे रहे हैं विदाउट प्रेजुड्यूस टू दी, क्या लिखा हुआ है, एनी अदर एक्शन और लायबिलिटी जो इस एक्ट में तेरे पे अप्लाई की जाएगी, हमने उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। आगे, यस, प्रोवाइडेड फर्दर दैट a different fee or additional fee may be prescribed for different classes of LLPs or for different documents or return required to be filed under this section or rule made thereunder. बिल्कुल। नेक्स्ट इज एनहांस्ड पनिशमेंट, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनहांस्ड पनिशमेंट में आपने क्या पढ़ा था सर, वो 2x वाली, क्लियर, कि अल्टीमेट आपके ऊपर रिस्पेक्टिव सेक्शन की अगर आप क्या करोगे सब्सिक्वेंट या सेकंड ऑफेंस अगर आप करोगे तो आपके ऊपर डबल
एप्लीकेबल करवाया जा सकता है। यस प्लीज। हाँ जी। In case of LLP or any partner or designated partner of such LLP commits any offence, the LLP or any partner or designated partner shall for the second or subsequent offence be punishable with the imprisonment as provided, but in case of offences for which fine is prescribed either along with or exclusive of, मान करे and हो या और हो, with fine which shall be क्या होगा, twice the amount of fine of such offence। क्लियर। तो आपके ऊपर एक एनहांस्ड पनिशमेंट क्या की गई है, अप्लाई की गई है। क्लियर। चलिए लास्ट टॉपिक सर, आई थिंक सो लास्ट ही दोनों, ये आपके जस्ट कुछ डिफरेंस हैं जी, एलएलपी और पार्टनरशिप का और एलएलपी एंड कंपनी का। इसके बाद 10 to 15 मिनट्स में आपको दूंगा, यहीं बैठकर इसकी एक्सरसाइज क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा एंड पूरा खत्म करिएगा। क्लियर। चलिए बड़ा सिंपल सा मैं आपको खुद पढ़ा देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात की जाए तो एलएलपी पे सर 2008 और उस पे 1932। बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी है, ये नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी में है बट इधर नहीं। क्लियर। नेक्स्ट इज क्रिएशन की बात की जाए सर, ये बाय रजिस्ट्रेशन होती है और वो बाय, ये समझते हो क्या मतलब, नेसेसरी है, बट इधर रजिस्ट्रेशन अपने आप में ऑप्शनल है। तो पार्टनरशिप तो भी बन जाएगी अगर आप जस्ट एक एग्रीमेंट बना लो। क्लियर। यस रजिस्ट्रेशन इधर मैंडेटरी है, सो एलएलपी कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ऑन नेम, बट इधर रजिस्ट्रेशन क्या है सर, वॉलंटरी। बट एक चीज का ध्यान रखना, ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन स्यू द थर्ड पार्टीज। वो आपने डिसेबिलिटीज में पढ़ा होगा कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी थर्ड पार्टी पे स्यू नहीं कर पाएंगे, तभी लोग अल्टीमेट क्या करवाते हैं, अपनी फर्म रजिस्टर्ड करवाते हैं। बात समझाने की होती है एज अ प्रोफेशनल। अब बहुत सारे होते हैं कि अल्टीमेट चलो जी आपने फर्म बनाई, काम कुम कर रहे हैं, कई बार रजिस्ट्रार के पास आता है जी कौन सा केस, मान लो 2005 का, 2000 का, 1998 का, उसको भी पता है ना, वो भी आपकी दुखती रग पे नेचुरली हाथ रखेगा रखेगा कि जिसको 25 साल हो गए, आज वो बंदा रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहा है, क्यों आ रहा है, पता उसको भी इसने कोई केस करना होगा, क्योंकि डिसेबिलिटीज हमें पता है ना, पर नेचुरली फिर वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेंगे करेंगे कि जाओ जी रजिस्ट्रार की पावर है, मैं मना कर सकता हूँ कि इतने पुराने एक्ट को मन करे उसमें से कोई पार्टनर की डेथ होगी, फलाना होगी, जवाब करेंगी। हमने करवाई है, मेरे पास 95 की एक फर्म आई थी, एक 92 का केस था, तब से रजिस्टर्ड थी, उसके बाद जितनी चेंजेस हुई कोई रजिस्टर नहीं करवाई। किसी की डेथ हो गई, कोई पार्टनर आ गया चला गया, इतना मोटा केस बनाया उसका, सारी डीड्स एंड ऑल, सारे एफिडेविट केवाईसी एंड ऑल, क्या कुछ नहीं बनवाया, रजिस्ट्रार ने मोटी फीस मांगी, लेता हम नहीं करेंगे, अलग रिस्क नहीं लेता, ये डिस्क्लोज नहीं। ठीक है ना, वो पॉइंट डिपेंड करता है, जो अगला कहता है केस कौन सा है, अलग पता है आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, आने का कारण क्या, उसको पता है कि कोई डिसेबिलिटी, इसने पक्का कोई केस करना होगा, या तो पार्टनर्स का आपस में कुछ झड़प है या किसी थर्ड पार्टी के पास कोई रौला है, तभी तो मेरे पास आया है, नहीं जो 25 साल में नहीं आया आज क्यों आ गया 25 मिनट में, कोई तो कारण होगा। अल्लाह कहता है जवाब दे दो, आप नहीं करेंगे, है डिस्क्रिशनरी पावर है, मुझे केस नहीं ठीक लगा, मुझे जेन्युइन नहीं लगा, लिखने को गला जो मर्जी कह दे, समझे। यस परपेचुअल सक्सेशन दोनों में किसमें होगा, एलएलपी। एंड परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है सर, एलएलपी कंटिन्यू ही रहेगी, पार्टनर्स के आने जाने, डेथ, इनकेपेसिटी, इंसैनिटी अपने आप में कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। नेक्स्ट इज नेम, एलएलपी के नेम के पीछे वर्ड एलएलपी लिखना जरूरी है, क्लियर, सो एज अ सुफिक्स वर्ड, बट इधर पार्टनरशिप में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। यस लायबिलिटी, इधर लायबिलिटी आपकी क्या होगी सर, टू दी एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, बस एक्सेप्ट किस केस में, विलफुल फ्रॉड, वहां पे लायबिलिटी आपकी इसमें जाती है, और इधर लायबिलिटी होती ही क्या है, मतलब आपको पर्सनल एसेट्स में से भी पैसा देना पड़ सकता है। म्यूचुअल एजेंसी यहाँ नहीं होती, यहाँ पे होती ही म्यूचुअल एजेंसी है, द ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। यस डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट 2, जिनमें से एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया, बट इधर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉमन सील इट मे हैव और मे नॉट हैव, बट इधर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट इज लीगल कंप्लायंसेस की बात की जाए सर, यहाँ पे जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे वो हमेशा कौन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बट इधर ऑल पार्टनर्स ही क्या होते हैं लीगल कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल।
एनुअल फाइलिंग की बात की जाए, इधर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इधर आपका फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 11, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न फाइल करनी जरूरी। एससीएस कब फाइल होती है? विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द, एंड एनुअल रिटर्न 60 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फॉरेन पार्टनरशिप इधर अलाउड है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन नेशनल्स भी क्या बन सकते हैं? पार्टनर बन सकते हैं, बट इधर फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? यस, माइनर एज अ पार्टनर इधर बिल्कुल नहीं, और इधर कैन बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ओनली। क्लियर? चलिए, एलएलपी एंड कंपनी, पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर? मेंबर पार्टनर्स की बात की जाए तो इधर वर्ड बोलते हैं पार्टनर्स, इधर वर्ड क्या बोलते हैं? मेंबर्स। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करने की पावर किधर है? एलएलपी में। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी किसमें है? एलएलपी में, बट इधर कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इधर डिसाइडेड बाय क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। चलिए, नेक्स्ट इज नेम। सर इधर वर्ड क्या चलेगा? एलएलपी, उधर क्या चलेगा? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। बट सर आपकी वो थी ना चैरिटेबल वाली, होती वो भी क्या है? लिमिटेड, सेक्शन 8 वाली, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? नंबर ऑफ मेंबर या पार्टनर, मिनिमम इधर 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और पार्टनर बनने के लिए इंडिविजुअल या इधर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 इन केस ऑफ प्राइवेट। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम। एंड मेंबर्स कैन बी, कौन हो सकती हैं? ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट या अनदर बिजनेस फॉर्म, और मे बी इंडिविजुअल्स। क्लियर? यस प्लीज। लाइबिलिटी ऑफ, हाँ जी। Liability of members of partners. Liability of a partner हाँ, is limited to the extent of agreed contribution in case of इधर intention. एग्रीड कंट्रीब्यूशन वर्ड बोलते हैं, इधर शेयर्स हेल्ड बाय, वैसे तो लिमिटेड बाय गारंटी भी तो होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय बोथ। मैनेजमेंट, इधर मैनेजमेंट कौन करते हैं सर? बाय द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड। और इधर मैनेजमेंट कौन करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर डायरेक्टर्स की बात की जाए, इधर मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स, और प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, ओपीसी में 1 ही होता है या एक? क्या ओपीसी में ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं? हाँ, अप टू 15 हो सकते हैं, इवन 15 प्लस भी हो सकते हैं अगर एसआर पास हो। वो मेंबर है। मेंबर ओपीसी में कितने होते हैं? हमेशा 1। डायरेक्टर कभी नहीं। वो ना थीम बनी होती है 1% कंपनी, तो डायरेक्टर भी एक ही होगा। एक ही होगा नहीं, एक होता है ज्यादातर, रखने को ज्यादा रख लो। क्लियर? नेक्स्ट इज आगे लो जी, समझ। चलिए सर, आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑन पेजेस पे, एक तो सर ये एमसीक्यू बेस्ड। क्लियर? ये तो आप अभी कुछ ही मिनटों में कर देंगे। मेन क्वेश्चंस आपके आते हैं जी टोटल 6 क्वेश्चन, 6 के 6 यहीं बैठकर खत्म करिए एंड टॉपिक क्लोज करिए। जहां भी आपका डाउट है इमीडिएटली क्लियर करिए, बट मेन कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट को पहचानने की कि सेक्शन या कौन से प्रोविजन की बात की जा रही है। डू इट फास्ट। वहाँ पे जो ट्रिब्यूनल था उसने ऑर्डर पास किया था कि जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसकी कम चार्ज होगी जो ट्रांसफर। हाँ, फिर उस प्रॉपर्टी का तो चार्ज था ना, फिर वो कौन सा न्यू ट्रांसफरिंग अगर कोई होगा ना तो विद दैट इफेक्ट वो सेटल करने के बाद ही करेगा ना आपको। ऐसे थोड़ी कि मैंने फ्री फ्रॉम चार्ज कर दिया, फिर तो जो लैंडर्स हैं उनका नुकसान नहीं हो जाएगा। वो कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट करके ही आपको फ्री करके देंगे ना प्रॉपर्टी वो। या वो ट्रांसफर ही न्यू टेकअप करेगा कि मेरे नाम पे चार्ज क्रिएट करवाया जाए, ये चीज।
करिए सर, एमसीक्यू एंड 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करो। यस प्लीज। सो एक बार इन क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट काफी होंगे तो हो चुके होंगे, स्टिल अगर एक दो क्वेश्चन आपके पेंडिंग है तो इसको जरूर क्या करिएगा, वाइंड अप करिएगा। सो यहाँ पे आपका एलएलपी एक्ट भी क्या होता है सर, कंप्लीट होता है सून। नेक्स्ट आगे क्लासेस में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज अपना कौन सा, फैमा एक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर तब तक कोई नया मटेरियल मिला तो ठीक, अदरवाइज मॉड्यूल इज द बेस्ट वन, लैंग्वेज वाइज भी ठीक चल रहा है तो मॉड्यूल में से ही हम उसको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, जिससे एक एश्योरेंस हो जाती है कि कम से कम ने आईसीआई का मटेरियल क्या कर लिया, 100% कंप्लीट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द न्यू थिंग्स। चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, कोई एलएलपी एक्ट है, या आपका एक नया था फैमा जो हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक्स में स्टार्ट करेंगे। क्लियर। सो डे बाय डे बार बार कह रहा हूं कि जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं सर, आप सिर्फ उनकी चिंता करिए, जो नहीं हुए वो हमारा पार्ट है, वो मेरा ऑब्लिगेशन है कि उसको कब कंप्लीट करवाया जाए, कितनी जल्दी करवाया जाए। बट द थिंग इज, आपकी जो ड्यूटी है, जितना करवाया गया है उसको दोबारा उठाइए रेगुलर बेसिस पे या कोई पीरियोडिकल बेसिस पे, जो भी आपका शेड्यूल गोइंग ऑन है, बट उनको रिवीजन में रखिएगा। कहीं ऐसा नहीं पैकअप करके बिल्कुल साइड पे रख दिया कि बाद में फिर उठाएंगे जब अपने टेस्ट होंगे। क्लियर। सो हमारा क्राइटेरिया वेरी क्लियर है डे वन से। क्लियर। आपको भी या हर बैच में हमारा फिक्स्ड होता है कि जिस मंथ में आप लोगों की अटेम्प्ट होती है, बिफोर दैट 2 मंथ्स हमारे एमटीपी क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर मैं मान के चल रहा हूं फॉर द टाइम भी, क्योंकि ड्यू टू इलेक्शन एंड ऑल अभी पता नहीं है डेट शीट क्या बनेगी, स्टिल मैं मान के चल रहा हूं कि मई में ही अपने पेपर हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे मार्च और अप्रैल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट नेचुरली कौन से स्टार्ट होंगे, ग्रुप वन के, एंड साथ ही मतलब ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप वन ग्रुप टू, तीन तीन सीरीज हम लोगों की होती हैं। सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। ये नहीं है कि मैं अलग से आपको डेट शीट दूंगा तो ही आपको पता लगेगा, क्राइटेरिया आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर। सो टोटल हमारे अब 3 चैप्टर्स पेंडिंग है जी मेरे मुताबिक। वन इज एक फैमा, एक नेक्स्ट इज जर्नल क्लॉजेस, एंड एक लास्ट आप लोगों का है दैट इज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। क्लियर। सो वेरी सून जैसे जैसे लेक्चर्स हमें मिलते रहेंगे वैसे वैसे अब थोड़ा क्वांटम ही डील किया करेंगे। मतलब रेगुलर क्लास की बजाय अगर कोई वीकेंड पे अच्छा सेशन मान लो 2-2 घंटे का मिल जाए तो क्वांटम भी निकलता है। जैसे 4 लेक्चर लगे होंगे आई थिंक सो मैक्सिमम हमारे एलएलबी पे, अगर वही रेगुलरली लेते तो आई थिंक सो यही तेरे 6 लेक्चर्स तक बड़े आराम से चला जाता। तो थोड़ा टाइम सेविंग मोड पे चलेंगे। क्लियर। सो रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट बाय स्टार्टिंग पेमा। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।